हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो हमने इससे पहले देखा था वायुमंडल के फर्स्ट पार्ट को और आज हम देखेंगे वायुमंडल के सेकंड पार्ट को। तो आज हम बात करेंगे वायुमंडल का हमारा सेकंड पार्ट, यानी कि आज हम पूरे वायुमंडल को कंप्लीटली देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे वायुमंडल से आज तक सभी एग्जामों में बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल की कक्षाओं में हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले भी हम ब्रीफ में कुछ स्टोरी को जानेंगे। जो स्टोरी हमारी किससे रहेगी, एटमॉस्फेयर से क्या रहेगी, हमारी स्टोरी रहेगी। तो उसको ब्रीफ में भी हम थोड़ी सी जान लेते हैं। बट मैंने इससे पहले आपके लिए जो हमारा पहला जो पार्ट था उसमें मैंने आपके लिए बताया था, तो हम थोड़ी सी स्टोरी फिर से जान लेते हैं किससे, वायुमंडल से। इससे हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ से हेडिंग पे लेते हैं वायुमंडल को। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखते हैं मैंने क्या बताया कि जो भी हमारी गैसीय अवस्था है तो उसमें क्या है आपका वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन आपकी कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है लगभग। उसके बाद आपकी क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वायुमंडल में 21% है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी एक अक्रिय गैस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं आर्गन। तो उसके बाद हमारी आर्गन पाई जाती है जो एक हमारी अक्रिय गैस है, जिसका प्रतिशत है आपका 0.93%। उसके बाद अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमारी कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, जिसका प्रतिशत आपका 0.000 पॉइंट यानी कि 3% आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे कम मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन उसको गैस को कहते हैं जिसका प्रतिशत जो होता है आपका, ठीक है, आपका A% किसका होता है, आपके हाइड्रोजन का। तो हमने देखा कि सबसे अधिक मात्रा में आपके नाइट्रोजन, उसके बाद जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, आपकी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। एकमात्र अक्रिय गैस पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्गन कहते हैं। और अक्रिय गैस जो हमारी होती है, अक्रिय क्या है, आर्गन है। एकमात्र अक्रिय गैस है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्गन कहते हैं। अक्रिय गैसों को मैंने देखा तो अक्रिय गैसें जो होती हैं वो हमारी 6 अक्रिय गैसें होती हैं। तो 6 अक्रिय गैसों में कौन सी होती है, तो सबसे भारी जो अक्रिय गैस होती है उसको हम कहते हैं रेडॉन। फिर कहते हैं हीलियम, क्या हमारी अक्रिय गैस है। ठीक है, ऑर्गन भी हमारी कैसी है, अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। क्रिप्टॉन भी हमारी अक्रिय गैस है। जेनॉन भी हमारी अक्रिय गैस है यहाँ से। और अगर बात करेंगे नियॉन, तो नियॉन भी हमारी कैसी है, आपकी अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस आपकी 6 अक्रिय गैस होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आपकी अक्रिय गैस होती हैं, जो आपकी नोबल गैस भी इन्हीं को कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी इन्हीं को कहते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, आपकी 0 होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सिपर, यानी कि 0 आपकी होती है। 0 का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था, आर्यभट्ट ने क्या किया था, 0 का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि जो वायुमंडल की कई सारी परतें होती हैं। तो वायुमंडल कई सारी परतें होती हैं, तो देखते हैं कि परतें जो होती हैं, अगर वायुमंडल पर हम खड़े हैं तो हम क्यों खड़े हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खड़े हुए हैं। किस बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम खड़े हैं कहां पर, वायुमंडल पर हम खड़े हैं। उसके बाद अगर यहां से हम देखेंगे तो सबसे निचली परत जो आपकी 0 से जो आपकी 13 किलोमीटर तक जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। किस मंडल के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल। अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो हम उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रोपोस्फीयर। मैं कुछ आपके लिए कुछ जानकारी दे रहा हूं ट्रोपोस्फीयर की, तो आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कि एक परत एक ऐसी परत है जिसमें समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। यानी कि तूफान कहां पर आता है, तो ट्रोपोस्फीयर में आता है। मानव जीवन कहां पर संभव है, तो ट्रोपोस्फीयर पे ही संभव है। जैव मंडल किसे कहेंगे, तो ट्रोपोस्फीयर पे ही आपके संबंधित है। तो क्षोभ सीमा
भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी कि जो आपका मंडल है ट्रोपोस्फीयर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। 0 से 13 जो है ये मौसमी घटनाएं सभी इसी पे होती है, मानव की क्रिया भी सब इसी पे होती है। हमने प्रीवियस क्लास में सभी प्रश्नों को देखा भी था। उससे ऊपर अगर यहाँ से हम बढ़ेंगे तो हम इससे ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 13 से 50 अगर हम जाएंगे तो 13 से 50 की अगर बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, समताप मंडल है। किस मंडल की बात करेंगे तो समताप मंडल की यहाँ से बात करते हैं। तो आप देखिएगा जो हम 13 से 50 जो जाते हैं वो क्या है, आपका समताप मंडल है। और इसी मंडल में क्या है, इसी मंडल में हमारी वायुयान उड़ते हैं। यानी कि मौसमी घटनाओं से जो मंडल मुक्त होता है उसको हम समताप मंडल कहते हैं। तो वायुयान कहाँ पर होते हैं, आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद अगर हम 80 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से कवर करते हैं तो 50 से 80 जो होता है वो हमारा क्या होता है, मध्य मंडल होता है। क्या होता है, हमारा मध्य मंडल होता है। इस मंडल में सबसे कम तापमान होता है। तो न्यूनतम तापमान किस मंडल में होगा, तो हम कह सकते हैं न्यूनतम तापमान होता है आपका, वायुयान कहाँ पर होते हैं तो समताप मंडल में उड़ते हैं। और अगर क्षोभ सीमा की बात अगर हम यहाँ से करेंगे तो आपकी जितनी भी जैव मंडल होगा, जो भी समस्त मौसमी क्रियाएं होंगी वो सब क्या होंगी, यहीं पर आपके होंगी। ठीक है, ये हमारे पॉइंट हैं। उसके बाद हम अगर जाएंगे तो 80 से हम ऊपर तक बढ़ेंगे, 360 तक अगर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 80 से 360 तक अगर हम यहाँ से बढ़ेंगे तो हमारा आयन मंडल आपका होगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे तो वायुमंडल विरल होता हुआ चलाएगा, 360 से 640 होगा। 640 से आपका क्या होगा, वायुमंडल 1000 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद क्या होता है, पूरी तरह से वो विरल हो जाता है। तो ये कुछ हमारी परतें हैं, यानी कि वायुमंडल की जो परतें हैं वो कितनी परतें हैं तो आप देख लीजिएगा, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और आपके बाह्य मंडल है। आयन मंडल क्या होता है, जिसमें समस्त वैद्युत चुंबकीय घटनाएं होती हैं, जिसमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल को ही हम ताप मंडल के नाम से जानते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और जो हमारा क्षोभ मंडल है उसको हम परिवर्तन मंडल और आपका विक्षोभ मंडल और संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, यही हमारे प्रश्न बनेंगे पेपर में और यही हमने देखे भी हैं। हमने पहले 35 प्रश्नों को देखा था, अब हम टोटल मिला के वायुमंडल से 70 प्रश्नों को हल करेंगे। यानी कि वायुमंडल का पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारा कवरेज हो जाएगा। इंडिया के जितने भी आज तक एग्जाम आए हुए हैं सभी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। समताप मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है। ये जो ओजोन परत होती है ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य भी करती है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। इसीलिए क्या करा, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। और मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो जन्म जब बनाते हैं तो कब बनाते हैं, 17 सितंबर को उनका क्या बनाते हैं, जन्म दिवस हम बनाते हैं। तो देखते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला क्या होती है। तो प्रश्नों से हमारी कैसी चर्चाएं चलती हैं यहाँ से। ठीक है, और हमने कई सारे प्रश्नों को देखा भी था यहाँ से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आपकी नए प्रश्नों के साथ में। इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो आप उसको भी देख लें, जिससे आपके पेपर जितने भी हैं, आपको मैं बता दूं कि आने वाले टाइम पे आपके लिए यही से प्रश्न मिलेंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, किसी भी तरह के प्रश्नों से बनते हो, कहीं से भी आपके प्रश्न बनते हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत, पृथ्वी के वायुमंडल पर ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। कह रहे हैं वायुमंडल के, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग, कौन से भाग में, ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, पॉइंट 1.94, 1.84, 2.94 या 2.84। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा 1.94 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा विश्लेषण भी है, यानी कि आपके लिए हमने पूरी तरह से प्रश्नों को समाहित किया है। ठीक है, कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है प्राप्ति की मात्रा, ये आपकी प्राप्ति की मात्रा यहां से होती है 1.94
कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट पाई जाती है। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है, यानी कि प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा होती है, विकिरण करती है, तथा जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी, जो वस्तु जितनी ज्यादा हॉट होगी, जितनी ज्यादा गर्म होगी, उसकी तरंगे उतनी ही छोटी होंगी। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट लेवल में प्रश्न आ सकता है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी, क्या उतनी तरंगे उसमें ज्यादा होंगी या छोटी होंगी या बड़ी होगी? तो जो वस्तु जितनी गर्म होगी उसमें तरंगे उतनी ही छोटी होंगी, राइट। यही कारण है कि सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में होती है। कि सूर्य द्वारा जो विकिरण ऊर्जा होती है वो किन तरंगों के रूप में होती है? तो वो लघु तरंगों के रूप में होती है। इसके विपरीत क्या होता है? कम तापमान वाली वस्तुओं में विकिरण कम मात्रा में दीर्घ रूप में होता है, ठीक है। उसे पृथ्वी की सतह से ऊर्जा का विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। आप स्टेटमेंट को समझिएगा अच्छे से। तो यहां से देखिएगा कि प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है जो विकिरण करती है, यानी कि प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा होगी और विकिरण भी करेगी, तथा जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी उसकी तरंग उतनी ही छोटी होगी। तो जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी उसकी तरंग उतनी ही छोटी होगी। यही कारण है। यही इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में होती है। तो सूर्य द्वारा जो भी विकिरण की ऊर्जा आती है वो किन तरंगों के रूप में होती है? वो आपकी लघु तरंगों के रूप में होती है। और इसके विपरीत कम तापमान यानी कि मिनिमम जो टेम्परेचर वाली जो वस्तु होती है, वस्तु से विकिरण कम मात्रा में दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की सतह से ऊर्जा का दीर्घ विकिरण जो होता है वो दीर्घ तरंग के रूप में होता है, राइट। ये हमारा राइट है। तो ये हमारा प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न हमारा कितना होगा? तो 1.94 कैलोरी होगा, ठीक है। अगला है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति का कारण क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं या वायुमंडल से हम पृथ्वी के साथ में जुड़े हुए हैं तो उसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। प्रति किलोग्राम स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। तो वायु दाब की अगर बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण हो गया, संवहन धारा हो गया, सौर पवन हो गया, तो आपकी क्या होगी? संवहन धारा आपकी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? तो राइट आंसर हमारा यही है, ठीक है। प्रश्न है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। तो क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। मैंने आपको देखो शुरुआत में ही बताया था कितने किलोमीटर होती है? 13 किलोमीटर होती है। तथा ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत ध्रुव पर 18 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। अब प्रश्न बनेगा कि जो क्षोभ मंडल होता है आपका, जो क्षोभ मंडल आपका होता है तो कितनी ऊंचाई तक होता है? तो 0 से 13 होता है, यानी कि पृथ्वी किस मंडल पर है? तो पृथ्वी आपके क्षोभ मंडल पर है। तो ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत ध्रुव पर जो होता है वो 18 किलोमीटर तक यहाँ पर रहता है। तो विषुवत ध्रुव जो होता है इस पे 18 होता है और ध्रुवों पर कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित करती है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे मंडल हैं वो रेडियो तरंगों को अपवर्तित करते हैं, उन्हें ताप मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल आपकी पृथ्वी की पहली परत है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कौन? ओजोन परत, जो किस मंडल में पाई जाती है? जो पाई जाती है आपके समताप मंडल में पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? आयन मंडल। या आयन मंडल ना होकर आपका क्या होगा? ताप मंडल आपका होगा, ठीक है। कौन सा मंडल होगा आपका? ताप मंडल आपका होगा। राइट आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। हर प्रश्न का विश्लेषण भी है कि वायुमंडल में आयन मंडल परत क्या होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित करती है। मध्य मंडल की सीमा के ऊपर कितनी होती है? 800 से लेके 80 से लेके 400 होती है। किसी किसी बुक में 360 दर्शाया गया है, कहीं कहीं पर आपके किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को
परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के प्रसारण में क्या मिलती है, सहायता हमको मिलती है। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत को आयन मंडल कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो समताप मंडल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। राइट हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा। देखिएगा, आप ध्यान से अगर सुनते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारे प्रश्न होंगे वो आपसे 100% एग्जाम में जीएस से बनेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो जीएस के लिए आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए वायुमंडल में स्थित जो थर्मोस्फीयर को ही आयन मंडल के नाम से जानते हैं, या इसे ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में पृथ्वी के से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। ठीक है, पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापे या आर्द्रता को मापे, तो आर्द्रता मतलब होती है नमी। आर्द्रता मतलब क्या होती है, नमी होती है। तो रेडियो मीटर द्वारा मापते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा हम मापते हैं, क्या मापते हैं, पानी की डेंसिटी को मापते हैं, यानी कि घनत्व को हम किससे मापते हैं, तो घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, घनत्व को, जिसे हम कह सकते हैं डेंसिटी। ठीक है, एग्रोमीटर जो हमारा होता है इससे हम क्या मापते हैं, तो इससे ही हम क्या मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, रेडियो से रेडियो तरंगों को मापते हैं। वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। द्रव घनत्व जो होता है मापी व उत्प्लव मापी या हाइड्रोमीटर वह यंत्र है जिससे बिना किसी गणना के द्रव्यों के घनत्व को पढ़ा जा सकता है। इस यंत्र की सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किसने किया था, तो सर्वप्रथम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। डेंसिटी यानी कि हाइड्रोमीटर को किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने क्या दिया था, डेंसिटी को दिया था। ठीक है, देखते हैं प्रश्न, आप देखते रहिए। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत के जितने भी एग्जाम है सभी से लेकर आया हूं, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है, तो निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है, ये हमसे पूछा है। सही उत्तर बताइए। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमारी नाइट्रोजन होती है, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन होती है, फिर हमारी कौन सी होगी, हीलियम होगी, फिर हमारी कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। तो चौथा पहले होगा फिर दूसरा होगा। तो देखिएगा, चौथा, दूसरा और आपका तीसरा और आपका पहला, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 4231। 4231 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, यही हमारे हैं। आपके विषम मंडल की बात करेंगे। थर्मोस्फीयर में गैसों की 4 परतें पाई जाती हैं जिनका ऊंचाई के साथ वायुमंडल में क्या होता है, निम्नवत क्रम होता है। तो आपकी जो आणविक जो नाइट्रोजन परत होती है वो 90 से 200 किलोमीटर तक होती है। ऑक्सीजन परत क्या होती है, 200 से लेके 1100 किलोमीटर होती है। और हीलियम की जो परत होती है 1100 से 3500 किलोमीटर होती है। और हाइड्रोजन की जो परत होती है 3500 से लेके 10,000 किलोमीटर तक आपकी होती है। मैंने आपको बताया था कि CO2 जलवाष्प आपके 90 किलोमीटर तक समाप्त हो जाएंगे, और अगर हम पृथ्वी से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर चलते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, बिल्कुल नगण्य आपकी ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन 90 से 200, ऑक्सीजन 200 से 1100, हीलियम जो होगा वो हमारा 1100 से 3500, और हाइड्रोजन जो हमारी होगी 3500 से 10,000 होगी। अब देखिएगा, वही क्वेश्चन है आपका जो आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, कि नाइट्रोजन यानी कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर की गैसें हैं और ताप में अंतराल कितना है। तो अभी देखिएगा, हमने पढ़ा था यहां से। ठीक है, अभी हमने यहां से देखिएगा पढ़ा था, तो हमारा क्या क्या आंसर है, यानी कि नाइट्रोजन 90 से 200, ऑक्सीजन 200 से 1100, आपकी हीलियम जो है वो 1100 से 3500, और हाइड्रोजन है 3500 से 10,000। तो देखिएगा, मैचिंग हम कर लेते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन की बात करेंगे तो आपका कितना होगा, 200 से 100, ये गलत लिख गया है थोड़ा सा, यहाँ से आप सही इसको कर लीजिएगा। ये आपका जो सही होगा वो ये होगा, देखते हैं। तो सही यहाँ पे होगा 1100। ठीक है, 1100 होगा यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 90 से 200 होती है, यानी कि पहले का क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा। अभी हमने पढ़ा था
तो देखिएगा पहले का तीसरा होगा, तो ए वाला तो ऑप्शन गलत हो गया और ए वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। अब देखते हैं जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, 200 से 1100 होती है। तो 200 से 1100 देखेंगे तो दूसरे का पहला होगा, इसमें दूसरा है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हीलियम होती है वो कितनी होती है। तो हीलियम जो होती है वो कितनी होती है, वो आपकी 1100 से 3500 होती है। और हाइड्रोजन कितनी होती है आपकी, 3500 से उससे ऊपर तक होती है। तो देखिएगा हमने दो अगर हमको पता है तो ऐसे प्रश्न या तो बहुत टफ होते हैं या हमारे बहुत सरल होते हैं। अगर एक भी हमको पता होता है, अगर चार में से एक भी पता होता है तो हम इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई क्या है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 13 से 50 किलोमीटर के बीच में आपकी ओजोन परत होती है। तो जो क्षोभ मंडल के ऊपर होती है जिसमें वायुयान आपके उड़ते हैं उसको हम समताप मंडल कहते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है कौन, ये सूर्य है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करने का जो कार्य करती है वो क्या करती है, आपकी ओजोन परत करती है, ठीक है। ये मुस्कुरा रहे हैं सूर्य देवता, ठीक है। ये देखिएगा ये हमारे सूर्य देवता हैं, ये आपके मुस्कुरा रहे हैं और एक कौन सी किरणें निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं आपकी पराबैंगनी किरणों को। किन किरणों को निकालते हैं, तो पराबैंगनी किरणों को यहाँ से निकालते हैं। और पराबैंगनी किरणों को जब यहाँ से निकालते हैं तो जो ओजोन परत पर आती है तो ओजोन परत इनको अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत किसको अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत, ठीक है। जब ओजोन परत जब पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो ओजोन परत है ये आपके कहाँ पाई जाती है, आपके समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है किसको, ओजोन परत को। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15 से 60 तक पाई जाती है, ठीक है, 15 से 60 तक। तो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत क्या होती है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जिसको हम जानते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती है, समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना हमारे नहीं होती है, बिल्कुल फ्री मंडल रहता है हमारा। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के महासागरों की सतह से संपर्क में है। आप देखिएगा पृथ्वी पर है तो आपको पता ही है जो परत पृथ्वी से है, जो परत संपर्क में है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्या आपको लोड पड़ता है, क्या आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपको लोड पड़ रहा है, नहीं। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन एक बात नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और जो हमारी मंडल है यानी कि सबसे निचला तो पानी कहाँ होगा, पृथ्वी पर होगा, वहां पर क्या होगा, क्षोभ मंडल आपका होगा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है। मैंने अभी आपको बताया था कौन सी गैस होती है हमारी। तो कौन सी गैस होती है आपकी, नियॉन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गन होगी, या आपकी ओजोन गैस होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस आपकी होती है, सॉरी। तो कौन सा है आपका, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपको क्या करती है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे खतरनाक गैस है आपकी ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस है आपकी, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद अगर खतरनाक की बात करेंगे तो जलवाष्प, यानी कि वाटर वेपर क्या है आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक है उसके बाद, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम इसको, वाटर वेपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह के ऊष्मा को अवशोषित करती है, ये सबसे भारी गैस है, ठीक है। कह रहे हैं औसत जो समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है। तो कितनी ऊंचाई तक हम चलें समुद्र तल से कि वायुमंडल का जो दाब है वो क्या हो जाता है आपका आधा हो जाता है। तो कितनी ऊंचाई पर हम चले कि वायुमंडल का दाब क्या है आपका आधा हो जाता है, ठीक है। 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर। क्या होगा राइट आंसर, 8 किलोमीटर तक अगर हम चलें तो वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किसका होता है। तो आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात की अगर बात करेंगे तो देखिएगा इन सभी का ज्यादा होता है। उसके बाद कौन सी गैस होती है हमारी, नियॉन गैस होती है।
अगर यहाँ पर कह सकते हैं हाइड्रोजन भी ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में आपके नहीं है। फिर है कौन सी परत वायुमंडल के कुल भौगोलिक द्रव्यमान का 75% क्या है हिस्सा है? तो 75% हिस्सा है, तो आपको पता है कि सबसे निचली परत है वही हमारी 75% हिस्से को समाहित करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। हम डिटेल में चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सब तो चर्चा हम कर चुके हैं, तो हमारे प्रश्नों की ही श्रृंखला है। जो प्रश्न आपके चर्चा के लिए होगा उस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। करें, देखिए एक सेकंड, हो गया ये आपका ये कि वायुमंडल की किस परत में उल्काएं होती हैं? तो किस परत में आपके उल्काएं होती हैं? तो उल्काएं किस परत में होंगी आप देखिएगा, मध्य मंडल में होंगी, क्षोभ मंडल में होगी, एजोस्फीयर में होंगी। तो किस परत में आपकी उल्काएं होती हैं? तो उल्काएं भी आपके किस परत में होंगी? आपके क्षोभ मंडल में ही होंगी, क्योंकि पृथ्वी पर। ठीक है, कह रहे हैं वायुमंडल के किस आधार पर दो मुख्य परतें होमोस्फीयर और आपके स्ट्रेटोस्फीयर में विभाजित की जाती हैं? किस आधार पर की जाती हैं? तो आपकी होमोस्फीयर का मतलब होता है आपके सममंडल, और जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है इसका मतलब होता है आपके विषम मंडल। ठीक है, तो 90 किलोमीटर तक जो ऊंचाई होती है उसको हम सममंडल के अंतर्गत रखते हैं, और 90 किलोमीटर से जो ऊपर की ऊंचाई है उसको हम विषम मंडल में रखते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल हो गया, आपकी ओजोन परत होगी, और समताप मंडल आपके किस में आएंगे? तो आपके सममंडल के अंतर्गत आएंगे। तो वायुमंडल की संरचना करती हैं, रासायनिक संरचना करती हैं, तापमान करती हैं, दबाव डालती हैं, तो क्या होती है? रासायनिक संरचना से क्या रखती हैं? संबंध रखती हैं आपकी दोनों परत। ठीक है, 90 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल का संगठन आधिकारिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है, ये क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया कि 90 किलोमीटर से नीचे की अगर बात करता, तो 90 किलोमीटर से नीचे जो परत होती है उसको हम कहते हैं क्या? देखिएगा, होमोस्फीयर कहते हैं उसको। और हेट्रोस्फीयर आपको कौन सी है? तो हेट्रोस्फीयर वही है जो 90 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई की बात करी जाती है, जिसमें अंतर्गत आएंगे आयन मंडल, आएंगे बाह्य मंडल आपके आ जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं वायुमंडल की लगभग कितनी मोटाई होती है? तो वायुमंडल की लगभग कितनी मोटाई हो सकती है? तो 1000 किलोमीटर तक हो सकती है आपके वायुमंडल की। मैंने आपको बताया 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल क्या होता है? विरल हो जाता है, फैल जाता है यहाँ से वायुमंडल। ओके, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन परत के निर्माण से संबंधित है? तो आप देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, ये क्या है? रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया, या आपकी हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया क्या होगी? तो आपके ओजोन परत के निर्माण से संबंधित है। तो ओजोन परत के निर्माण से जो संबंधित है वो क्या है? प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया किससे संबंधित है? आपके ओजोन परत के निर्माण से क्या है? संबंधित है। ठीक है, ध्रुवों की ओर ट्रोपोपॉज की लंबाई क्या होती है? तो ध्रुवों की ओर ट्रोपोपॉज बढ़ती है या स्थिर रहती है या घटती है? एक बिंदु से पर स्थिर रहती है। तो देखिएगा, जो होगी वो क्या होगी? यानी कि घटेगी। अब भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगी? घटती है। करेक्ट, कथन बताइए, पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु और नाइट्रोजन का 1 अणु पाया जाता है। ये सूर्य विकिरण से पराबैंगनी रश्मियों को अवशोषित कर लेता है। तो देखिएगा, इसका सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अच्छा, ये चौथा पॉइंट है आपका, ये आपका चौथा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, क्योंकि O3 के नाम से लिखते हैं, तो ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, राइट स्टेटमेंट है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, बिल्कुल, लेकिन नाइट्रोजन का 1 अणु नहीं होता है, तो 2 तो गलत हो गया, तो 2 वाला देखिएगा गलत हो गया, ये आपका पूरी तरह से क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें यह सौर विकिरण से पराबैंगनी रश्मियों को अवशोषित कर लेता है, तो बिल्कुल, यानी कि ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो पहला और तीसरा तो आपका पहला हो गया, यानी कि इसका सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो पहला और तीसरा, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सममंडल का भाग नहीं है। तो सममंडल का भाग आपका नहीं है, यानी कि मध्यमंडल आता है, मैंने आपको बताया था। समताप मंडल आता है,
ओजोन परत भी आती है इसके अंतर्गत आपके, और क्षोभ मंडल भी आता है। आयन मंडल आपके विषम मंडल में आता है, क्योंकि 90 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई के जो मंडल होते हैं उनको हम विषम मंडल कहते हैं, और जो 90 किलोमीटर से जो कम की जो ऊंचाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपके सममंडल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है? ये 5 किलोमीटर मोटी परत है, भूमध्य रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर है, इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक और ध्रुवों पर तापमान क्या होता है, कम होता है। मैंने अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होगा, ध्रुवों पर कम होगा। कह रहा इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, तो भाई इसमें तो मौसमी सभी घटनाएं होती हैं क्षोभ सीमा के अंतर्गत, तो सभी घटनाएं आपकी मौसमी परिवर्तन के तहत होती हैं। तो सही कथन, अच्छा सही कथन पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो सही कथन कौन सा है, तो सही कथन आपका यही है। ठीक है, इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक तथा ध्रुवों पर तापमान क्या होता है, कम होता है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? एम मोलिना, एम रोलैंड, जे फोरमैन, एम एल पेरी ने। किसने किया था? तो जे फोरमैन ने किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का क्या करा था, सिद्धांत प्रस्तुत किया था या साक्ष्य प्रस्तुत किया था? वायुमंडल की वह परत जिसमें जल व धूल के कण पाए जाएं उसे क्या कहते हैं? अब एक प्रश्न आप लोग बिल्कुल भी मुझसे ना पूछें, जिसमें समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं उसमें ही धूल और जल के कण पाए जाएंगे, क्षोभ मंडल उसको कहते हैं। ठीक है, करें CO2 और जलवाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूं कितनी ऊंचाई पर, तो ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीरो हो जाती है और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर CO2 और वाटर वेपर समाप्त हो जाते हैं। दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, विषुवत रेखा के निकट सूर्य ताप उच्च तथा संवहन सशक्त है। तो क्षोभ मंडल पर विषुवत रेखा की जो ऊंचाई है वो मोटाई है वो क्या है, सर्वाधिक है। विषुवत रेखा के निकट सूर्य ताप उच्च तथा संवहन सशक्त है। ठीक है, क्या है, संवहन सशक्त है। ए व आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए व आर दोनों सत्य हैं परंतु व्याख्या सही नहीं करता है। ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिएगा क्या होगा, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम राइट है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है और आपके ध्रुवों पर क्या है, कम है। विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप उच्च तथा संवहन सशक्त होते हैं, तो बिल्कुल सशक्त होते हैं क्योंकि क्षोभ मंडल को ही हम संवहन मंडल कहते हैं, तो संवहन धारा इसमें बहती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका होगा ए व आर दोनों सही हैं। ठीक है, कह रहे हैं धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो 25 किलोमीटर तक अगर बात करेंगे तो किस गैस की अधिकता पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो शुष्क वायु या बोले शुष्क बर्फ अगर बोले हम उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो किसकी अधिकता पाई जाती है धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, किसकी अधिकता पाई जाती है? ठीक है, तो किसकी अधिकता पाई जाती है ये देखिएगा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या आपका आर्गन हो गया। ठीक है, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसके कई कई आंसर थे, तो देखिएगा किसकी अधिकता, तो सबसे ज्यादा तो हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। 90 किलोमीटर तक जब हम चलते हैं तो ऑक्सीजन और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्प होती है, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। 120 किलोमीटर तक जब हम चलते हैं तो ऑक्सीजन आपकी क्या होती है। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि 25 किलोमीटर तक अधिकता किसकी पाई जाएगी, तो प्रश्न क्या है, टिपिकल बन गया है कि 25 किलोमीटर तक किसकी सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाएगी, तो आपकी किसकी पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता सबसे अधिक पाई जाएगी। कहां पर, 25 किलोमीटर तक। ठीक है, कह रहे हैं वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमांतर को क्या कहते हैं? तो मेसोपॉज कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं यानी कि सीमा, थर्मोपॉज कहते हैं, स्ट्रेटोटॉप,
तो क्या कहते हैं, मेसो यानी कि मध्य सीमा के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, कह रहा वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं और प्रश्न है कि सही उत्तर आपको बताना है। तो उत्तर पढ़ते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है आपका, संकेंद्रीय परतों से बना हुआ है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से अलग नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, नहीं भाई, सबसे निचली परत को हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो आपका एक सही है और आपका दो सही है, तो देखिएगा एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर एक और दो हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आप अगर शुरू से क्लास में बने होंगे और आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से प्रश्नों को कर सकते हैं। किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, मौसम कहते हैं, तापमान कहते हैं, वर्षण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो भाई मौसम कहते हैं। दशा जो होती है वो मौसम पर निर्भर करती है, किसकी? वायुमंडल की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कारण है। तो तापमान में किसका कारण होता है? वायुमंडलीय दाब में ह्रास होता है, सूर्य की निकटता होती है, ओजोन का संकेंद्रण होता है। तो ओजोन का क्या होता है? संकेंद्रण होता है, यानी कि वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ओजोन का क्या होता है? संकेंद्रण होता है। ठीक है, तो हमारे एक जो पीडीएफ थी उसमें इतने प्रश्न थे। चलते हैं दूसरे की ओर। ठीक है, वन टाइम से अभी देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न हमारे इसमें हैं और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा समाप्त हो जाएगा आपका टोटल जो एरिया है। यहाँ से कह रहे अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है, और उसके बाद है कि अंटार्कटिका प्रदेश में कड़ी ठंड के कारण हरित गैसों का संकेंद्रण नहीं हो पाया है। किसका संकेंद्रण नहीं हो पाया है? हरित गैसों का संकेंद्रण नहीं हो पाया है। ठीक है, तो देखते हैं ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है क्या? आर बाय ए दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इसके बाद ए गलत है परंतु आर सही है। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है, पहला प्रश्न बनता है हमारा। कारण क्या है कि अंटार्कटिका प्रदेश में कड़ी ठंडी के कारण हरित गैसों का संकेंद्रण हो गया है। तो अंटार्कटिका प्रदेश में ठंड तो बहुत पड़ रही है हमारे, तो ये भी क्वेश्चन आपका बी वाला सही है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है। तो क्या भाई बताइएगा, पतली हो चुकी है या पतली नहीं हो चुकी है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत? तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत है वो क्या हो चुकी है, पतली भी हो चुकी है। लेकिन क्या है, आर ही आपका सही है और आर भी आपका सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आपकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ए व आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी ऊपर वाला करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे ओजोन अधिकांश समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन की परत, तो ओजोन अधिकांश समताप मंडल में है, बिल्कुल ठीक है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर तक स्थित है। तो 55 से 75 नहीं, आपके आपके 13 से 50 तक है, और ऊपर तक जाएगी तो आपकी स्टेटमेंट गलत है। ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का कोई महत्व नहीं है। अरे भाई, बहुत सारा महत्व है ओजोन परत के लिए। तो देखते हैं कोई महत्व नहीं है तो क्या। तो आपका कह रहा है कौन से कथन सही हैं, एक और तीन। तो पहला तो सही है। ठीक है, तो पहला अगर सही है यहाँ से तो हमारा दो तो कट जाएगा, दो भी कट जाएगा, तो एक और चार में से देखेंगे। फिर प्रश्न हमारा है कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो बिल्कुल, तो एक और तीन यही हमारा सही होगा, क्योंकि महत्व तो है हमारे लिए, इसमें लिखा है महत्व नहीं है। ठीक है, चलिए करें सूची से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए सूची हैं उनको सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिएगा आप प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमारा क्या बन रहा है।
कि सूची को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए सूची है उनको सुमेलित कीजिए। चलो ये देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न यहाँ से। ठीक है, तो सूची देखते हैं। तो ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। तो ऊंचाई के साथ तापमान में जो गिरावट आती है वो देखिएगा, ये दोनों है आपके किस में आती है, क्षोभ मंडल में आती है। ठीक है, उसके बाद रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है। तो रेडियो तरंगों को कौन करता है, तो रेडियो तरंगों को आपका आयन मंडल करता है। कह रहे अधिकांश ओजोन समाहित होती है किसमें, समताप मंडल में होती है आपके। और तापमान में गिरावट रुक जाती है। तो क्षोभ सीमा जब पहुंचती है तो तापमान में क्या होती है, गिरावट रुक जाती है। तो पहले का जो ए है उसका फोर्थ पार्ट है। तो देखिएगा ये तो गलत हो गया और आपके ये सही होगा। ठीक है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद रेडियो तरंगों की बात करेंगे तो रेडियो तरंगों का आपका कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है। तो बी वाला हमारा सही होगा। अब देख लीजिएगा उसके बाद में तीसरे का जो होगा हमारा दूसरा होगा। और जो तापमान में जो गिरावट जो रुक जाती है तो क्षोभ सीमा तक जैसे जैसे पहुंचता है वैसे तापमान में पूरी तरह से गिरावट रुक जाती है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या बनता है कि नीचे दिए गए कथन है और एक को अधिकथन ए तथा दूसरे का ए आर नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में अपना उत्तर सही कीजिए। तो उत्तर सही करना है, आइएगा इस साइड से अब बात करते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता है। क्या घटता है, क्या कह रहे हैं, ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। तो ऊपरी वायुमंडल में जब हम जाएंगे तो सर्द हवाएं चलेंगी, तापमान तो वैसे ही कम रहेगा। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता है। तो बिल्कुल वायु दाब घटेगा। तो आपके आर बाद ये दोनों सही हैं और आपका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। यहां से देखिएगा, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में किस में तापमान स्थिर रहता है। तो किसमें तापमान स्थिर रहता है, तो आपका जो क्षोभ सीमा है उसमें क्या होता है, तापमान बिल्कुल चेंज नहीं होता है, यहाँ से पूरी तरह से स्थिर रहता है। तो देखिएगा वायुमंडल परतों में क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर रहता है। किस सीमा में तापमान स्थिर रहता है, क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर रहता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। यह बहुत पतली व अस्थायी परत है। इसकी मोटाई कितनी है, 1.5 किलोमीटर है। कितना है, 1 से 1/2 किलोमीटर है। इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। तो तापमान का गिरना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल की हवाएं जो होती हैं, संवहन धाराएं भी चलना बंद हो जाती हैं। यह निचले क्षोभ मंडल ऊपरी समताप मंडल को अलग कर देती है तथा इससे दोनों परतों के गुण इसमें क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो दोनों परतों के जो गुण होते हैं वो भी क्या रहते हैं, हमारे विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल के प्राकृतिक घटक नहीं है। तो कौन सी है जो वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो वायुमंडल का जो प्राकृतिक घटक नहीं है यानी कि अक्रिय गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, तो CFC एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो वायुमंडल का प्राकृतिक घटक आपके CFC नहीं है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न पे देखते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है, क्यों घटता है वायुमंडलीय तापमान, तो इसकी बात हम करेंगे। उच्चोत्तर यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर वायुमंडलीय क्या होती है, वायु कम घनी होती है। उच्चोत्तर ऊंचाई पर जो होती है सौर विकिरण कम होती है। जो अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें ज्यादा होती हैं। उसके बाद है वायुमंडल धरातल के प्रति या धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। तो देखिएगा क्या होता है, वायु कम घनी होती है तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं निकलता है कि कम या विरल वायु का मतलब ही नहीं हो सकता है। सौर विकिरण कम होता है तो सौर विकिरण तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। ठीक है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें क्या होती है, ज्यादा होती हैं। तो ये भी कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा है कि वायुमंडलीय गैसें क्या है, धीरे धीरे तो बढ़ती ही चली जाती है हमारी। क्या वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये विकिरण के द्वारा क्या होता है, गर्म होता है, इसीलिए रीजन होता है हमारा। देखिएगा क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे सघन व निचली परत है जिसमें वर्षा होती है, तूफान आता है, बादल बनते हैं, सभी घटनाएं क्या होती है, इसी मंडल में होती है। कि भारत की जितनी भी समस्त घटनाएं होती हैं, जैसे
तूफान आना, आंधी आना, भूकंप आना, वो सब क्या होती हैं आपके इसी मंडल से होती हैं। यानी कि पृथ्वी पर जब भूकंप आएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, यानी कि रेडियन गैस आपकी निकलती है। ठीक है, इसी कारण से क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इस मंडल को अधिकांश ऊष्मा की पृथ्वी द्वारा विकिरण होती है। ये देखिएगा कि जो मंडल है वो किसका है, विकिरण के द्वारा गर्म होता है, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान व दाब दोनों क्रमशः घटते हैं। धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तापमान भी घटेगा और दाब भी घटता है। धरातल के आसपास जो विकिरण का प्रभाव रहता है वो ऊपर से नीचे जाने पर विकिरण क्या होता है, अंतरिक्ष में चली जाती है, जिसके कारण वहां तापमान कम रहता है। यानी कि अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान भी घटेगा और दाब भी हमारा घटेगा ही। ठीक है, अब एक प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन है, एक को अभिकथन के द्वारा दूसरे को आर नाम दिया गया है। ठीक है, तो बताइएगा कौन से कथन हमारे सत्य हैं। ओजोन क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है। दूसरा है कि ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती हैं। संदर्भ कथन बताने हैं हमको, ए व आर दोनों सही है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए आर दोनों गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो देखिए ओजोन क्षेत्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई देता है, बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ओजोन नष्ट करने वाली जो गैसें हैं पूरे समताप मंडल में नहीं होती हैं। ठीक है, तो समताप मंडल में उपस्थित नहीं होती है, पूरे का शब्द लगा हुआ है, गलत कर दिए सेंटेंस को। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। करें नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया है, हेविसाइड्स, नेपियर शाह, मॉर्से निकोलेट या केल्ली ने। तो किसने किया है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां से होगा हमारा। ठीक है, देख भी सकते हैं हम, न्यूटन जो परिकल्पना के आधार पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार गोष्ठी 1962 में मॉर्सले निकोलेट द्वारा वायुमंडल को दो भाग, समताप मंडल ए मैंने आपको बताया 90 किलोमीटर से नीचे की ऊंचाई पर सम मंडल आपका होता है, और अगर विषम की बात करेंगे तो 120। ठीक है, तो 90 से ऊंचाई जो होती है आपके वहां पर क्या होते हैं, विषम मंडल होते हैं। अगर हम सम मंडल की बात करेंगे तो सम मंडल में कौन कौन से होते हैं आपके, देखिएगा क्षोभ मंडल होते हैं हमारे। ठीक है, समताप मंडल आता है इसके अंतर्गत, और उसके बाद हमारा मध्य मंडल आता है। तो आपके 90 किलोमीटर से नीचे जो मंडल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो वो आपके सम मंडल के अंतर्गत होते हैं। इसमें आपका कौन सा आएगा, आयन मंडल आएगा आपका, और आपका जो मंडल जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपके वायुमंडल। तो वायुमंडल भी आपके इसी में आएगा। ठीक है, ठीक, चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन और नियान। मीथेन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी होती है, 17 से 18 किलोमीटर, 17 से 21 हो गई, 17 से 25 हो गई, या 17 से 29 हो गई। तो आपकी ये ट्रोपोपॉज है, यानी कि जो आपकी क्षोभ सीमा है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो वो आपकी 0 से 13 होती है, तो 17 से 18 क्या होती है, आपकी ट्रोपोपॉज होती है। ठीक है, धरातल से सटा हुआ वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा क्षोभ मंडल है। प्रवर्तन मंडल कहते हैं, सम्मान मंडल के नाम से इसको हम जानते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में जो ट्रोपोस्फीयर होती है उसकी जो ऊंचाई होती है 7 से 8 होती है। भाई भूमध्य क्षेत्रीयों में क्या होती है, तो ध्रुवों पर आपके 7 से 8 किलोमीटर होती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कितनी होती है, तो 17 से 18 आपकी भूमध्य में होती है। ठीक है, कह रहे नीचे दिए गए कथन है, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है, नीचे दिए कूटों में अपना उत्तर चुनिए। पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक है। CO2 ताप को अवशोषित कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, ए भी सही है और ए भी सही है। तो देखिएगा सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 होना आवश्यक है, क्योंकि इसी को प्राणदायक गैस भी कहते हैं। कैसे, मानव CO2 छोड़ता है लेकिन पौधे CO2 ग्रहण करते हैं।
पौधे क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, मानव क्या करता है, CO2 छोड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए गए एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण आर्स में बताना है कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। ठीक है। समताप मंडल बहुल मात्रा में जलवाष्प व धूल कण युक्त होता है। तो देखिएगा कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। क्या सही है, गलत है? कह रहे हैं समताप मंडल बहुल मात्रा में जलवाष्प व धूल कण को अवशोषित करता है। किसको करता है, अवशोषित करता है। तो समताप मंडल तो नहीं करेगा, यानी कि आर गलत है। तो ए सही है बट आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है। अगला है कि ओजोन क्षीणता का परिणाम हो सकता है जल की कमी, वन में आग, त्वचा कैंसर का होना या जल जनित बीमारियों का पुनर्जीवित होना। ठीक है। तो ओजोन परत के लिए सबसे जो हानिकारक गैस है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है आपकी ओजोन परत। ठीक है। तो त्वचा कैंसर का होना ये हमारा राइट आंसर। ठीक है। तो त्वचा कैंसर का होना। ठीक है। तो ओजोन क्षरण का परिणाम क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर का होना। ओजोन क्षीणता के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि के कारण महाद्वीपीय तथा पर्वतीय हिमनदों तथा अंटार्कटिका हिमपेटियां पाई जाएंगी, जिस कारण सागर तल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। जिस कारण क्या होता है, सागर तल ऊपर उठ जाता है। ठीक है। नीचे दिए गए कथन है, आप बताइएगा क्या है। नीचे दिए गए एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों में आप बताइएगा कि क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। तो बिल्कुल है। समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान भिन्नता कम खतरनाक है। ठीक है। ए व आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। वही ऑप्शन है पुराने आपके, यही ऑप्शन आपके पेपर में भी है। तो देखिएगा कि जो हमारा क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक मात्रा में होते हैं, तो क्या सही है या गलत है। तो क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक मात्रा में होते हैं। समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान विभिन्नता पाई जाती है। तो समताप मंडल में तापमान की विभिन्नता क्षोभ मंडल में, यानी कि क्षोभ मंडल में अगर हम प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा 6.5 जो है डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, तापमान घट जाएगा। तो आर तो समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान विभिन्नता पाई जाती है या कम खतरनाक है। तो ये खतरनाक कम नहीं है, यानी कि अधिक खतरनाक हो सकती है। तो क्या होगा, अधिक खतरनाक हो सकती है। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं। तो क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही क्या होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं। तो ये सही है, परंतु आर क्या है, गलत है हमारा। ठीक है। कम खतरनाक है तो खतरनाक कम नहीं होगी, समताप मंडल की तुलना में तो कम खतरनाक है। ए स्टेटमेंट सही भी है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सही व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कह रहा है समताप मंडल की तुलना, यानी कि तुलना समताप मंडल से कर रहा है क्षोभ मंडल की। ठीक है। वायु दाब के माप की इकाई क्या है, तो वायु दाब के माप की इकाई क्या है, डिग्री है, समदाब रेखाएं हैं, मीटर प्रति सेकंड है, या हेक्टा पास्कल है। तो क्या है आपके, हेक्टा पास्कल है। ठीक है। वायु दाब के माप की इकाई क्या है, हेक्टा पास्कल है। सागर तल पर धरातल के क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्या है, प्रति इकाई वायुमंडल की समस्त परतों में पड़ने वाले भार को ही वायु दाब कहते हैं। सागर तल पर समान वायु दाब क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब की रेखाएं कहते हैं। वायुमंडल मापने वाला यंत्र क्या है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या है, बैरोमीटर है। तो वायु दाब को जो मापने वाला जो यंत्र है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। तो उसको हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन की माप से संबंधित पारिभाषिक शब्दों को पहचानिए। पारिभाषिक शब्दों को पहचानिए, क्या होंगे हमारे। ठीक है। ऑप्शन हो गई, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गई, पाइरोमीटर हो गई, प्लॉनीमीटर हो गई, एनीमोमीटर आपकी हो गई। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, ए व बी, बी और सी, ए और सी, डी और ई।
ठीक है, आपको पता करना है डॉप्सन और डेसिबल में इंसान को बहुत फर्क होता है ना, स्टूडेंट को सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही से होता है। ठीक है, इसे हम डीबी से मापते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारा साउंड है जिससे हम कहते हैं ध्वनि, इस नाम से जानते हैं इसको, ध्वनि के नाम से। तो डॉप्सन हो गई आपकी। ठीक है, ओजोन परत की माप किससे करते हैं, डॉप्सन से करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी करते हैं ओजोन परत की माप को। तो ए और बी आपके केवल सही हैं, तो केवल आपके ए और बी ही सही हैं, बाकी सब क्या है हमारे गलत हैं। तो ए और बी ही सही है हमारे, उसके बाद सब क्या है हमारे गलत है। ठीक है, तो ए और बी आपके सही हैं। तो देखिएगा, हमारी जो क्लास है वो यहीं तक है आपकी। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दिखा देता हूं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपने अगर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और आपको अगर पीडीएफ हमारी यहाँ से चाहिए है तो ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप इस पे एसएमएस कर सकते हैं। उसके बाद आपसे हम बात करते हैं तो आपके लिए हम धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपने हमारी क्लास को सब्सक्राइब भी कर लिया है, वॉच भी कर लिया है यहाँ से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा हमारी मुलाकात होगी आपके वायुमंडल में। तो मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में जितने भी हमारे टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को क्या करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।